नमस्कार प्यारे दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसले हों बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। प्यारे दोस्तों, कहने का अर्थ है कि अगर आपके अंदर हौसला है और अंदर काम करने की आग है, तो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। प्यारे दोस्तों, तो कला विषय से जो तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को मॉडल पेपर के कुछ प्रश्न हल कराएंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को अनिवार्य रूप से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो जो भी ऐसे प्रश्नों को देखना चाहते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे इससे बेहतर प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बनाए गए क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं। एक प्रश्न में हम कई प्रश्नों को आपको दिखाएंगे, शामिल करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर रूप से हो सके। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? इसमें ऑप्शन है बंगाल, हैदराबाद, पंजाब, उड़ीसा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो कलमकारी है वो हैदराबाद की है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। हैदराबाद या तेलंगाना या इसकी जगह पर आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा तो आप उसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ तो तेलंगाना या हैदराबाद है। तो प्यारे बच्चों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना राज्य ये 2 जून 2014 को, याद रखना है 2 जून 2014 को ये अलग राज्य बना। तो ये आंध्र प्रदेश का भाग ही है जो अब अलग तेलंगाना राज्य के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पहले ये प्राचीन कलमकारी तभी से चलती है, इसलिए कभी कभी पुस्तकों में अभी आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश भी लिख करके आता है। तो घबराना नहीं है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश आता है, हैदराबाद तेलंगाना नहीं है, तो आप उसको बड़ी श्योरली कर सकते हैं, उसी को टिक करना है, बिल्कुल 100% सही होगा। तो ये रहा कलमकारी से आज पहला प्रश्न। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और कलमकारी से संबंधित प्रश्न ध्यान रखना है। तो विदेश में यह मुख्य रूप से कहाँ की है? तो विदेश में ईरान में, विदेश में सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ईरान, ईरान में, विदेश के ईरान में आप लोगों को ये प्रचलित है और मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो भारत में कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश याद रखना है और विदेश में ईरान में याद रखना है। और कलमकारी के लिए चित्तूर जिला और कृष्णा जिला ये तेलंगाना या हैदराबाद के काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन से? चित्तूर और कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें इससे आप लोग जान चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बाघ गुफा में भित्ति चित्रों के बनाने की तकनीक का प्रयोग किया गया है। किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर है, बाघ की गुहा में भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, ब्यूनो तकनीक, सिस्को तकनीक, इटालियन तकनीक, ग्लू रंग तकनीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही होगा प्यारे दोस्तों वो है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन, ग्लू रंग चित्रण। या ग्लू रंग चित्रण ना कर टेम्परा भी आ जाता है प्यारे बच्चों। कौन सा? तो ग्लू रंग अगर ना करके, अगर आपके
उसमें टेम्परा भी आ जाता है तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि टेम्परा और ग्लो रंग चित्रण पद्धति एक ही है। इसमें भी ग्लो का प्रयोग किया जाता है और टेम्परा भी ग्लो के प्रयोग से ही बनता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है ये, और इसे एक और नाम से जानते हैं, एग टेम्परा पेंटिंग। एग मतलब ग्लू, गोंद की जगह पर अंडे का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए एग टेम्परा पद्धति भी या इसे नाम दे सकते हैं। एग टेम्परा पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रहेंगे, ग्लू के लिए अंडा या गोंद का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे बाघ गुफा की। तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बाघिन नदी के किनारे है। मौसमी नदी या बाघ नदी जो नर्मदा नदी की सहायक है, और खोज इसकी 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की थी बाघ गुफा की। कुल 9 गुफाएं हैं बाघ गुफा से। 5 के नाम ज़्यादा प्रचलित हैं, बाकी 6, 7, 8, 9 के मुख्य द्वार बंद हुए हैं, तो उनके कोई मतलब नहीं है। पहली गुफा को ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को पंच पांडव गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल और 5वीं गुफा को यहाँ पर पाठशाला कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। इसे पंच पांडव की गुफा, टाइगर केव के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये बाघ गुफा से कुछ संबंधित प्रश्न थे जो आपके मन में चल रहे थे, वो हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दूसरे का डी ऑप्शन सही होगा। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखते हैं, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ। प्यारे बच्चों, आर्ट शब्द का है, यहाँ पर कला शब्द का नहीं है, आर्ट शब्द का है। तो प्यारे दोस्तों, 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में और 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो सी सही होगा। कौन सा? 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, क्योंकि आर्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पांडुलिपियों में देखा गया, और ये आर्ट शब्द लैटिन भाषा के आर्स शब्द से लिया गया है। कौन से? आर्स। ये भी ध्यान रखेंगे, आर्स शब्द से लिया गया है। तो सभी बच्चे हैरान नहीं होंगे, आर्स शब्द याद रखेंगे, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर पूछे आर्ट की जगह पर कला शब्द का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस पुस्तक में देखने को मिलता है, या तो भारत मुनि की नाट्य शास्त्र को याद रखना है। सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में भी कला के शब्द के रूप में कुछ प्रयोग हुआ है, उसमें शिल्प कहा गया है, कला नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? शिल्प। ये ध्यान रखना है, शिल्प तथा शिल्पी, कला के लिए शिल्प और उस कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि पूर्ण रूप से कला नहीं लिखा गया, तो इसलिए ये यथार्थवादी प्रयोग नहीं है। यथार्थवादी प्रयोग के लिए भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में मिलता है। और उसके बाद वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का प्रयोग बताया गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकते थे। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना विवस्त्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विवस्त्र आकृति चित्र किसका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन में है ब्राक, हुसैन, पिकासो, विंची। तो विवस्त्र आकृति चित्र किसका है, ये ऑप्शन आप लोग ए सही करेंगे। कौन सा? ए, ब्राक। ब्राक महोदय। ये ब्राक कौन है? वही हैं जो कोलाज पद्धति के आविष्कारक हैं, और ये घनवाद के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्राक महोदय, जॉन ब्राक, ये कोलाज पद्धति के आविष्कारक हैं। और इसमें एक पिकासो है, ये
तो पिकासो को थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पिकासो के बारे में थोड़ा जानकारी आपको देते हैं। इतना ब्राग फेमस नहीं, ब्राग को सिर्फ कोलाज पद्धति के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। बाकी आपको पिकासो को विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो सी ऑप्शन में है। तो पिकासो पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था, 25 अक्टूबर 1881 में, और मृत्यु इनकी हुई थी 1973 ईस्वी में, 8 अप्रैल 1973 ईस्वी में। और ये स्पेन में, कहाँ, स्पेन में। और इनकी जो कलाएं हैं, यानी इनकी जो कलाकृतियां हैं, उनको मानव वेदना का जीवित दस्तावेज कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कलाकार की कृतियों को मानव वेदना का जीवित दस्तावेज माना जाता है, तो वो पिकासो है, ध्यान रखेंगे। और पिकासो को घनवाद का जन्मदाता भी माना जाता है। कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीली और गुलाबी अवधि किससे संबंधित है, तो वो पिकासो से संबंधित है, ध्यान रखना है। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली चित्र बनाने की, तो वो दक्षिण अफ्रीका के चित्रों से इनको प्रेरणा मिली। और घनवाद का प्रथम चित्र इन्होंने ही बनाया है, अभिन्यों की स्त्रियां, जो 1907 ईस्वी में बनाया था। और घनवाद की प्रथम मूर्ति भी इन्होंने बनाई थी, जो 1909 ईस्वी में हेड ऑफ वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्यारे दोस्तों, ये पिकासो से संबंधित प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विवस्त्राकृत ब्राग की है, लेकिन पिकासो इसमें मेन रूप से रहेंगे क्योंकि घनवाद के जन्मदाता यही हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपने अगला प्रश्न आपके सामने है, पेट्रोलिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे पेट्रोलिक संदेश क्या होता है। तो पेट्रोलिक संदेश एक गैर मौखिक संचार का माध्यम है जो प्राचीन समय में इस्तेमाल में किया जाता था। तो यहाँ पर है पटचित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, मुक्तावश प्रेक्षागृह, गुफाओं में रंग किए गए चित्र। तो सबसे प्राचीन माध्यम पूछा है, यहाँ पर प्राचीन माध्यम पूछा है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। गुफाओं में रंग आया है लेकिन ये प्राचीन नहीं है, पहले तो चित्र मानो उकेरता था, दूसरी पीढ़ी तक उस चीज को जानकारी देने के लिए गुफाओं में चित्र उकेलता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको आसानी से कर लेना। यह एक गैर मौखिक संचार का माध्यम होता है, जैसे गुफा में चित्र बनाना और गुफा में चित्र उकेरना, इशारे के कोई और प्रतीकों का प्रयोग, और ढोल की आवाज़, ये धुएं के संकेत, ये आदि रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इससे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मेन जो थे वो बता दिया आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना है, पूर्व का राइफल किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा, ये पूर्व का राइफल किसे कहा जाता है। पूर्व का राइफल किसे कहा जाता है, तो ए फिरदौसी, ऑप्शन में ए में ध्यान रखना है, फिरदौसी, एम.एफ. हुसैन, बेहजाद और अब्दुल समद। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, कौन सा, सी ऑप्शन, बेहजाद, ये बाबर के समय का जो है चित्रकार है, बाबर के साथ भारत आया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर यहाँ पर मुगल वंश की जो स्थापना किए थे उन्हीं के साथ ही आया था। ये तैमूरी चित्रकला का बहुत बड़ा कलाकार था। तैमूरी चित्रकला जो शैली है उसको चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाला यही था, बेहजाद। तो प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये निवासी हेरात या फारस या अफगानिस्तान, कुछ भी आ जाए लगा सकते हो, हेरात का अफगानिस्तान, फारस।
और इसका जिक्र बाबर की जो तुजुक बाबरी पुस्तक है उसमें देखने को मिलता है। उसमें इसको बाबर ने विजहाद को अग्रणी चित्रकार कहा है। ये अगर पूछ ले तुजुक बाबरी में बाबर ने बेहजाद के बारे में क्या कहा है, तो अग्रणी चित्रकार के रूप में इसको लिखा है। तो प्यारे दोस्तों ये भी ध्यान रखना। अब इससे ऑप्शन में थोड़ा फिरदौसी है, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर, फिरदौसी को। एम.एफ. हुसैन को तो जानते हो, भारत का पिकासो कहा जाता है। अबुल समद को कलम सीरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये महत्वपूर्ण थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, घन में कितने पहलू होते हैं? प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, घन में कितने पहलू होते हैं? तो यहाँ पर 2, 3, 5, 6। तो घन में पहलू का मतलब जानते हैं? पहलू का मतलब होता है फलक। क्या होता है? फलक। तो कितने फलक होते हैं? सभी बच्चे जानते होंगे, अधिकतर घन में 6 फलक होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? खष्ट फलकी। खष्ट फलकी नाम से भी फेमस है ये। कौन? घन। तो ध्यान रखना है, इसमें 6 फलक होते हैं। चलो अच्छा, फलक पूछ लिए। अगर ये कहा जाए इसमें किनारे कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों किनारे याद रखना है 12। किनारे याद रखना है 12 किनारे होते हैं। अगर कोने पूछ लें तो 8 कोने होते हैं। कितने? 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। यह त्रियामी होता है, त्रियामी होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए घन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। वर्ष 2019 और 20 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान मिला था। कालिदास सम्मान प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 1980 में शुरू हुआ था। ये बहुत जरूरी है याद रखना, 1980 में कालिदास सम्मान। ये कहाँ दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये 4 चीज़ों में दिया जाता है। कौन कौन से? शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, रंगमंच कार्यक्रम के लिए और रूप कला के लिए दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये पुराने समय में, ये 2019-20 के समय ये प्रश्न आया होगा, तो इसलिए इसको सम्मानित कर दिया गया है। लेकिन इससे संबंधित प्यारे बच्चों याद रखना है कि इसकी जब शुरुआत हुई थी यही 80 में 1980, और जो करंट में 24 में अगर जब परीक्षा है तो 24 का भी ध्यान रखना है आपको कि किसको दिया गया है। बाकी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं 19-20 का आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मंजीत बाबा, जतिन प्रसाद, परमजीत सिंह, ध्रुव मिस्त्री, हाँ यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। परमजीत सिंह और ध्रुव मिस्त्री। परमजीत सिंह जो है दिल्ली के रहने वाले थे और ध्रुव मिस्त्री जो है ये बड़ौदा के रहने वाले थे। तो याद रखना है। और इससे संबंधित आपको क्या बता दें, हाँ ये रूप कला के लिए प्रसिद्ध हैं और उनको रूप कला के लिए कालिदास सम्मान दिया गया था। रूप कला के लिए कोई चित्र बनाया होगा। और प्रथम अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है, मैं नाम बोल देता हूँ, याद रखना। प्रथम जो दिया था वो प्रथम प्राप्तकर्ता थे इसको शेम्मन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर एक नाम, दूसरा नाम मल्लिकार्जुन मंसूर। पहला नाम शेम्मन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर और दूसरा है मल्लिकार्जुन मंसूर ये। और 23-24 के लिए शायद पंडित उदय भालकर को मिला है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। अभी मुझे इस पर पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन करंट में जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे इसका आंसर। भैंसों को लेकर अगला प्रश्न, भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों को रेखांकनों के लिए विख्यात कलाकार थे। तो भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों और रेखांकनों के लिए विख्यात कलाकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन खत्री, P.N. जोयल और भूरी सिंह शेखावत। तो देवकी नंदन खत्री, P.N. जोयल, P.N. जोयल बी
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पीएन चोयल। ध्यान रखेंगे, पीएन चोयल। इन्होंने जो है भैंसों को लेकर के जो है प्यारे बच्चों श्रृंखला बनाई है, चित्र भी बनाए हैं। और ये समय याद रखना है इनका, जो ये भैंसों पर गहरा अध्ययन किए थे, तो 1956 से 60 तक का ये जो समय था, इसमें उन्होंने जो है भैंसों पर बहुत चित्रकारी किए थे और उस पर गहन अध्ययन किया था। और इसी के लिए इन्होंने 6 बार राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी जीता था। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है इनको। कई सम्मान दिए गए हैं, लेकिन इन्हें 6 बार जो है ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला है। बाकी कला रत्न सम्मान, अमृत अकादमी पुरस्कार आदि आदि बहुत मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। और इनका जन्म जो है वो राजस्थान के कोटा में हुआ था। कब हुआ था? 1924, 5 जनवरी 1924 को हुआ था। मुंबई और लंदन में इन्होंने पढ़ाई की थी। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी। यहाँ था लिख गया है थी होना चाहिए, धारा है तो थी होना चाहिए। जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है आख्यान चित्रण, प्रकट चित्रण, दरबारी चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जहांगीर प्रकट के लिए फेमस है, प्रकट चित्रण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रकट के लिए। और यहाँ पर देखिए मुगल काल में 3 राजा ही कला के लिए प्रसिद्ध हैं, एक अकबर, शाहजहां और जहांगीर। ध्यान रखेंगे, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो अकबर जो हैं, अकबर जो हैं वो व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? व्यक्ति चित्रण के। और शाहजहां जो हैं वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। और जहांगीर जो हैं, जहांगीर वो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। जहांगीर प्रकृति चित्रण या पशु पक्षी चित्रण भी आ जाए तो इनको माना जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत के पिता किसे कहते हैं? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईवी हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि कुछ किताबों में मैंने भी देखा है ईवी हैवल को लिखा है। किसको? ईवी हैवल। लेकिन ये गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन कुछ किताबों में ईवी हैवल लिखा है। अगर अवनींद्रनाथ ना मिले तो ईवी हैवल को लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन पहले प्राथमिकता अवनींद्रनाथ टैगोर को देंगे। तो प्यारे दोस्तों ये 11 नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। अपना 12 नंबर पर प्रश्न कहाँ है, आइए देखते हैं। 12 नंबर, चेरियाल स्कॉल पेंटिंग कहाँ की है? तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन सही है तेलंगाना। तेलंगाना जो है चेरियाल स्कॉल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और ये नक्काशी कला है जो कथानक रूप में चित्रण किया जाता है। तो यहाँ से बस चेरियाल से इतना ही समझ लेना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना इसमें वर्तमान नाम है, प्राचीन अगर आएगा तो आंध्र प्रदेश आएगा। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? जोधपुर, अलवर, आमेर, बीकानेर। तो प्रसिद्ध जो नर्तकी का चित्र है वो अलवर का है। किसका? अलवर का। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, अलवर शैली का है। और ये अलवर है क्या, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। तो अलवर जो है ढूंढार शैली, एक नाम सुना होगा, ढूंढार शैली की उप शैली है। ढूंढार शैली की
चार ये नाम याद रखना, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। ये नाम याद रखना, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये ढूंढार शैली की उपशैली है। तो उसी में ये अलवर आता है। और इसमें नर्तकियों के काफ़ी चित्र बनाए गए थे अलवर में, क्योंकि ये भोग विलासिता से व्याप्त सब शासक थे उसमें, इसलिए ये ध्यान रखना है। इसमें तमाम चित्रकार हैं, जैसे मूलचंद्र हैं, हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध हैं, हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए, क्योंकि तब हाथी के दांत पर भी चित्रकारी होती थी। मूलचंद काफ़ी प्रसिद्ध थे। डालू राम हैं, वो भित्त चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। और एक नाम याद रखना, जमुना दास रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं। बख्शाराम एक थे हैं, रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कुछ नाम याद रखना, ये अलवर शैली से हैं। और प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो इम्पॉर्टेंट होता है, मैं हर प्रश्न में आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन छूटे ना। जो जो इम्पॉर्टेंट उससे मिल जाता है, क्योंकि एक प्रश्न तो आप करते हैं, उससे 2 एक 3 प्रश्न और भी बना लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य किसे कहा जाता है? तो इटली का वयोवृद्ध कलाकार माइकल एंजेलो, राफेल, ड्यूरर, टिसिया। तो प्यारे बच्चों, यही है, टिसिया है। ये आप लोग ध्यान रखना, टिसियन भी कहीं कहीं नाम लिख कर आता है। तो ये इटली के जो है वयोवृद्ध कलाकारों में गिने जाते हैं, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र आपको अगर बता दें, प्रसिद्ध चित्र नहीं, एक तो इनको ध्यान रखना है, रंग की दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार ये माना जाता है। रंगों की दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ ये चित्रकार माना जाता है। इनका प्रसिद्ध चित्र उर्बीनो का वीनस है, और एक है कांटों का ताज, यूरोपा का सीलभंग। ये कुछ चित्र इनके हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? जे स्कूल आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई वाला है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें तो ये ऑप्शन मुंबई दिख ही रहा है, ये बिल्कुल सही, बाकी सारे गलत हैं। तो मुंबई ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, ये मुंबई में है। इसकी स्थापना अगर बताए तो 2 मार्च 1857, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, याद रहे। और किसने की थी? विलियम जेरी ने, विलियम जेरी नाम याद रखना, उन्होंने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तपोनिष्ठ पार्वती 1921 में किसका चित्र है? तो तपोनिष्ठ अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नंदलाल बोस जी का है ये तपोनिष्ठ पार्वती 1921 में। तो नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कोई बताएगा? बिहार के मुंगेर जिले में, हवेली खड़गपुर गांव में। ध्यान रखना है सभी, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था, और 16 अप्रैल 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हें शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। और किसने अगर पूछ ले कहा है तो बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो ध्यान रखना है, अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्हें कहते हैं, उन्होंने ही कहा था इनको शिव सिद्ध कलाकार। और उनके 1-2 प्रसिद्ध चित्र बता देते हैं नंदलाल बोस के, ध्यान रखना है। सती इनका एक बहुत बढ़िया चित्र है, अच्छा चित्र है जो काफ़ी फेमस है, सती। और महाश्वेता एक चित्र है, नौका विहार है, काली नृत्य है। ये सब इनके काफ़ी प्रसिद्ध चित्रों में से एक हैं। तो ये हो गए प्यारे दोस्तों आपके 16 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर है, रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? वाह, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, ये प्राचीन एक कला है। रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगोली कहते हैं। ये और बाकी सब गलत हैं इसमें। रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगोली कहते हैं। रंगोली जमीन पे बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? जमीन पे।
और ये रंगोली महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। कौन? रंगोली महाराष्ट्र की है। कहाँ की? ध्यान रखना, महाराष्ट्र की। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, एचिंग क्या है? एचिंग वास्प तकनीक है, ग्राफिक तकनीक है, उपरोक्त दोनों, कोलाज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एचिंग सभी जानते होंगे, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्राफिक तकनीक। ग्राफिक तकनीक से संबंधित है एचिंग क्या है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन और बन नहीं रहा है। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? त्रैवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ कब हुआ? 1971, 1967, 1968, 1970। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1968 में हुआ था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का आयोजन होता है इसमें, और ये त्रिवार्षिक भारत का अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी नई दिल्ली, ध्यान रखेंगे 1968। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे दोस्तों। 20 नंबर, कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में ऊषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे, यह कथन किसका है? तो इंद्रधनुष के रंग थे, ऊषा काल के रंग थे। तो ये ए है जेसी फ्रेंच, डब्ल्यू आर्चर, पर्सी ब्राउन, शिवराम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ध्यान रखना है, जेसी फ्रेंच ने कहा था। ए ऑप्शन को किसने कहा था? तो ध्यान रखना जेसी फ्रेंच। अब यहाँ पर कांगड़ा आ गया, कांगड़ा शैली से कुछ संबंधित प्रश्न आप जानना चाहते हैं तो ध्यान रखना, कांगड़ा एक पहाड़ी शैली में सर्वोपर शैलियों में से एक है। सबसे अच्छी शैली कांगड़ा शैली पहाड़ियों शैली में मानी जाती है। और ये रंग इंद्रधनुष और ये सब आ गया है, उषा काल और इंद्रधनुष के रंग। तो प्यारे बच्चों इससे याद रखना है, रंगों का काव्य इसी शैली को कहा जाता है, कांगड़ा शैली को। किसको? अगर प्रश्न आ जाए रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है, तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान रख लें, कांगड़ा शैली को कहा जाता है। और इसी के एक राजा हैं संसार चंद, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो इसका संरक्षण प्रदान किए हैं। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं, आज इतने ही प्रश्न करते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे किससे बनी है? तो पत्थर, मिट्टी, धातु, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना है, मिट्टी से। किससे? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मोहरे हैं वो अधिकतर सब मिट्टी से हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेंटिंग ग्रंथ किसका है? तो ध्यान रखेंगे ओसी गांगुली, वीएन गोस्वामी, आनंद कुमार स्वामी, मुल्क राज आनंद। तो यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी का ध्यान रखेंगे, राजपूत पेंटिंग। तो ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इलोस अहवालिया किस कला क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पेंटिंग, नृत्य कला, लेखन, संगीत। तो यहाँ पर पेंटिंग से ये फेमस हैं। इलोस अहवालिया किससे संबंधित हैं? पेंटिंग से। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो शंखो चौधरी, सरवरी राय चौधरी, सूजा, राम कुमार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सरवरी राय चौधरी। इन्हें संगीतकारों की मुखाकृत के लिए प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा सत्रास के उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? तो प्यारे 17 नंबर गुफा का सर्वोत्कृष्ट चित्र, ये ध्यान रखना है, ए ऑप्शन माता और शिष्य, बी ऑप्शन महाहंस जातक, काली राजकुमारी, महाकवि जातक। तो प्यारे बच्चों सर्वश्रेष्ठ चित्र ही इसमें
माता शिशु का ही है। प्यारे बच्चों ये काफ़ी फेमस है माता और शिशु। तो इसकी गुफा भी याद रखना है 17, और ये चित्र भी याद रखना है। ये सर्वश्रेष्ठ चित्र ही माना जाता है माता और शिशु का, अजंता की 17 नंबर गुफा से। प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर, अरहर का पौधा। अरहर का पौधा नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, मनीषी डे, शैलेंद्र नाथ डे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है नंदलाल बोस ने बनाया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सभी बच्चे इसे आसानी से कर सकते हैं। अरहर का पौधा किसका है? नंदलाल बोस का है। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे आएंगे इसके तो भी देख लेंगे। प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रस्तर के मूर्त शिल्पों पर चमकदार पालिश के लिए तकनीक संबंधित है। कौन? प्रस्तर के मूर्त शिल्पों पर चमकदार पालिश के तकनीक संबंधित है। तकनीक कौन सी संबंधित है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो ए है मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें मौर्य काल होगा। कौन होगा? मौर्य काल। बिल्कुल ऑप्शन सही है। देखिए एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हो इस तरह की प्रैक्टिस सेट में तो ऑप्शन जरूर पढ़ा करें। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, और अगर ऑप्शन फेर बदल कर देगा तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप जानते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ो। आता है मान लो आपको दिख जाता है, ये नहीं कि प्रश्न पढ़ा आपको एक आंसर दिख रहा है सही है तो आप फट से लगा दिए, नहीं, चारों ऑप्शन अच्छी प्रकार से पढ़ना है, फिर आंसर का जवाब देना है। पता है तब भी पढ़ना है, समय चाहे थोड़ा लग जाए, लेकिन ये बट लेकिन किंतु परंतु ना लगे कि आपका प्रश्न जानते हुए भी गलत हो गया। तो ये चीज बिल्कुल कतई मत करना। पता लगा हड़बड़ाहट में पहला ऑप्शन लगा दिए और तीसरे पे ऑप्शन उससे अच्छा दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये कभी गलती ना करें, हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ें। मुझे देखिए, मुझे पता होता है, आंसर भी पता होता है, बहुत सारे प्रश्नों के आंसर मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन समस्या इसी चीज़ की है कि मुझे प्रश्न देख करके आंसर पहले देख लेता हूँ, सबको पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद जवाब देता हूँ। तो ये आप लोग भी किया करें, आपके फायदे के लिए होगा। 28 नंबर, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको एक उससे पहले समझाया था, तो फिलहाल देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कादम्बरी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तिलक मंजरी, नाट्यशास्त्र। आ गया नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो बिल्कुल खटाक से इसे लगा दीजिए डी नंबर, क्योंकि आपको ऊपर जब आर्ट शब्द का प्रयोग बताए थे तो ये बताए थे। तो कला शब्द का प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है, आंखें बंद करके आपको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन बेंगलोर, गोवा, चंडीगढ़, हैदराबाद। बिल्कुल सब लोग जानते होंगे, मैं यहाँ गया भी हूँ, रॉक गार्डन घूमा हूँ। तो चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रॉक गार्डन। जहाँ जो है पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से पूरा गार्डन बनाया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ बहुत से बच्चों के खेलने के मिरर उरर लगे हुए हैं, किसी में बौना बन जाता है, किसी में लंबा आदमी दिखता है, तो बच्चे इसका काफ़ी लुत्फ लेते हैं। कई प्रकार के झूले हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो रॉक गार्डन काफ़ी फेमस है, और आप भी जाना कभी अगर चंडीगढ़ तो घूम के आना। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज 30 ही प्रश्न करेंगे,
फिर अगले दिन आपको 30 के बाद करा देंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का है, तो आप लोग परेशान ना हो, प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको देने का प्रयास करेंगे, तो उसी श्रृंखला में हम लगातार पढ़ते चलेंगे। बहुत सारे प्रश्न हमने तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा को बहुत आसान कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी वीडियो मैं बनाता जाऊंगा अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और ये सब मेरे द्वारा ही प्रश्न बनाए गए हैं, ये नहीं है कि कोई किताब से छाप लिए गए हों। इम्पॉर्टेंट 10 किताबों से प्रश्न निकाले गए हैं, थ्योरी से बनाए गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखते हैं, मैं उस सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, पंचमढ़ी की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सभी बच्चे जानते हैं पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश है। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के, बिल्कुल विस्तार रूप से समझाते हुए आपको चलेंगे। तो अगर आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं, तो कला को, तैयारी को अपनी आसान बनाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी इच्छा हो तो और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इस पर अब लगातार प्रैक्टिस चलेगी और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी तस्वीर बदलने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।